नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं, इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ता है, या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ता है। चर्चा का जो केंद्र बिंदु होगा वो इजरायल और ईरान होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ईरान में भीषण तबाही मचाने जा रहा है इजरायल। यही सुनने में आ रहा है, ये न्यूज़ चर्चा का विषय है। यही कहा जा रहा है कि अब इजरायल के जो पीएम हैं नेतन्याहू, वो क्या कर सकते हैं, महाजंग कर सकते हैं। और एक तरह से उन्होंने महाजंग का ऐलान भी कर दिया है। और जब से ये न्यूज़ मीडिया में आई है, या कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में एक तरह से प्रसारित हुई, तब से पूरी दुनिया चिंतित है कि अगर ये दोनों राष्ट्र एक दूसरे से युद्ध करने पर तुल गए तो फिर क्या है कि जो वैश्विक स्थिति है वो सामान्य नहीं रह सकती। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है। तो हम देखेंगे कि आखिर मूल रूप से मामला क्या है, मामले से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में देखेंगे कि आखिर इजरायल के पास क्या विकल्प है, इजरायल क्या करने वाला है, वर्तमान स्थिति क्या है। इसके अलावा अगर इस बात की हम चर्चा करें कि इस महाजंग के इजरायल के ऐलान के बाद ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, या फिर ईरान के द्वारा इस पर कौन से घटनाक्रम देखने को मिले हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि ईरान ने भी एक मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो नेतन्याहू का है। इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि दुनिया को क्यों सता रही है चिंता इस घटनाक्रम के कारण, और फिर वैश्विक जो प्रतिक्रिया है, मुख्य जो देश हैं उनकी प्रतिक्रिया भी हम देखेंगे। इजरायल की भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे और उससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो नवरात्रि के साथ करें तैयारी की नई शुरुआत। यूपीएससी पीसीएस जो कोर्स हैं अप टू 75% डिस्काउंट, यानी संस्कृति आईएएस एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है। ये जो डिस्काउंट है ये सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी जो कोर्स हैं उन पर आपको ये छूट मिल सकती है। लेकिन इसके लिए जो वैलिडिटी डेट है वो फिक्स किया गया है, ये 5 से 10 अक्टूबर 2024 है। और अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9555124124, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है इस पर विजिट करके संबंधित जो जानकारी है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये चर्चा में न्यूज़ क्यों है। तो देखिए, ईरान ने इजरायल पर कई मिसाइल हमले किए हैं, लगभग कहें तो 181, या एक तरह से जो अभी तक डेटा आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 200 से भी अधिक जो मिसाइल्स हैं वो ईरान ने इजरायल पर दागे हैं। और जब से ये कार्रवाई ईरान के तरफ से की गई है उसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करने की एक तरह से कसम ही खा ली है। यही नहीं, ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ईरान में भीषण तबाही मचाने अब इजरायल जा रहा है। इसके लिए पूरी तरह से इजरायल तैयार है। और यही सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय है कि अगर इस तरह के महाजंग का ऐलान अगर इजरायल ने कर दिया तो इजरायल के पीछे जो बड़ी शक्तियां हैं, जो महाशक्तियां हैं, जैसे अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, तो जो बड़ी महाशक्तियां हैं पश्चिम की, अगर वो इसमें उतर गई तो फिर क्या है कि जो वैश्विक सौहार्द का माहौल है वो नहीं रह जाएगा और एक तरह से विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी और फिर मामला बड़ा ही पेचीदा हो सकता है। इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये विश्व भर में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रत्येक देश के द्वारा इसके संदर्भ में प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं और एक तरह से आप देखिए तो पूरा जो विश्व है ये दो भागों में बंटता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि कहीं ये जो घटनाक्रम है आने वाले समय में विश्व युद्ध का रूप तो नहीं ले लेगा। और इसी के संदर्भ में अब एक बड़ा मामला ये भी आ गया है कि चूंकि अब इस तरह का जो ऐलान इजरायल के द्वारा किया गया है, इसकी प्रतिक्रिया में क्या है कि ईरान ने भी कई सारे कह सकते हैं कि ऐलान कर दिए हैं। यहाँ तक कि उसने मोस्ट वांटेड लिस्ट भी जारी कर दी है और उस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो इजरायल के नेतन्याहू का है। और इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि अगर किसी देश के सबसे उच्च पद पे जो मुखिया है अगर उसे टारगेट किया जा रहा है तो फिर दोनों देशों के बीच में अब स्थिति सामान्य नहीं होने वाली है और ये मामला अब और आगे
बढ़ने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। देखिए, ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने की एक तरह से ठान ली है। ईरानी हमले में तेल अवीव में 2 से अधिक लोग घायल हुए थे। कुछ कह सकते हैं हताहत होने की भी सूचनाएं हैं। यही नहीं, कई सारे जो इमारतें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का एक तरह से अब प्लान कह सकते हैं कि बन चुका है इजराइल के द्वारा, और बड़ा ऑपरेशन भी कर सकता है मोसाद। ये कहा जा रहा है, ये खुफिया एजेंसी है इजराइल की मोसाद, और ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा प्लान मोसाद करे, क्योंकि दुनिया में बड़े स्तर के जो घटनाक्रम है वो ये सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है इजराइल की। जैसे आप पिछले समय की बात करें तो देखिए कि अगर देखेंगे लेबनान की जो राजधानी है वहाँ पर क्या है कि बड़े स्तर पे जो पेजर कह सकते हैं विस्फोट हुए थे, वो क्या है, ये कहा जा रहा था कि मोसाद जैसी एजेंसी ही कर सकती है, जो कैसे पता कर सकती है कि कोई संगठन कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, वहाँ पर पहुँचकर उन डिवाइस में एक्सप्लोसिव लगवाना और फिर कैसे उसे सेट करना, कैसे विस्फोट करना। तो इस तरह के बड़े स्तर के जो खुफिया कह सकते हैं कि घटनाएं हैं उसको अंजाम देती है मोसाद। तो ये कहा जा रहा है कि ईरान में कोई बड़ा ऑपरेशन अब मोसाद कर सकती है। यही नहीं, इजराइल अपने जवाबी कार्रवाई में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर सकता है, और उसकी तैयारी में इजराइल लगा हुआ है। हमास नेता इस्माइल हानिया की तरह ईरान के बड़े नेताओं की हत्या भी करवा सकता है इजराइल। जो पिछले बार की बात करें कि जो हमास नेता इस्माइल हानिया थे, तो ईरान की राजधानी में उनके जहां पर वो रुके हुए थे उस पर एक तरह से बड़ा कह सकते हैं कि हवाई हमला किया गया, और उसमें वो अपने कमांडर के साथ मारे गए। तो इस तरह की घटना पर यह कहा गया कि ये इजराइल की एजेंसी मोसाद ने करवाया है, और यही कहा जा रहा है कि अब फिर से इजराइल क्या कर सकता है कि इसी घटनाक्रम पे ईरान के कुछ शीर्ष जो नेता है उन्हें मरवा सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। थोड़ा सा मामले को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई है। तो देखिए, 1 अक्टूबर की रात में ईरान ने इजराइल पर लगभग 181 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों की जो संख्या है वो 200 से भी अधिक है, और इन मिसाइलों में से कई को इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया है, क्योंकि जो इजराइल है उसके चारों ओर उसके पहले से क्या है, शत्रु उपलब्ध है, वहां पर उपस्थित है। इसी कारण से जो इजराइल का ध्यान होता है अपने यहाँ डिफेंस सिस्टम पे खास तौर पे होता है, और हमेशा वो 24 घंटे अलर्ट रहता है कि अगर कोई भी मिसाइल या कहें तो एयर अटैक होता है तो उसके लिए एंटी मिसाइलें यहाँ पर पहले से तैयार होती हैं। और इसी कारण से इजराइल तो अपने यहाँ जो भी कह सकते हैं कि R&D की हुई जो मिसाइल्स या इस तरह की जो प्रौद्योगिकी है उसको तो उपयोग कर ही रहा है, बल्कि आयातित अमेरिका से जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी अपने यहाँ लगा रखा है कि अगर कहीं से भी कोई अटैक होता है तो उसे पूरी तरह से नेस्ता नाबूद किया जा सके। और ये देखने को भी मिला जब ईरान ने इस तरह के बड़े हमले किए तो उसको एक तरह से पूरी तरह से क्या किया है, इजराइल ने नेस्ता नाबूद कर दिया है। कुछ मिसाइलें इजराइल के वायुसेना बेस, मोसाद मुख्यालय और खुली जगहों पर गिरी हैं, लेकिन इससे कोई बड़े हताहत की सूचना नहीं मिली है। सामान्य तौर पे कुछ लोग हताहत हुए हैं, 1-2 जो यहाँ पर इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद ही नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक की और इस दौरान ये कहा कि ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की है और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, और जवाबी हमला ऐसा होगा कि ईरान को अपने मिसाइल हमले पर पछतावा होगा। यही नहीं, यहां पर यह भी कहा गया है कि ईरान ने पलटवार करने की बात कही है। जब से इजराइल ने यह ऐलान कर दिया है उसके बाद अब प्रतिक्रिया ईरान ने भी दी है, और इसने एक मोस्ट वांटेड लिस्ट भी जारी की है जिसमें सबसे पहला जो नाम देखने को मिला है वो नेतन्याहू का है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम पे आखिर इजराइल का क्या स्टैंड है, या कह सकते हैं कि इजराइल के पास क्या है जवाबी विकल्प। चूंकि ईरान के द्वारा बड़े स्तर पे अटैक किया गया है इजराइल पे, तो अब इजराइल का क्या कहना है। तो देखिए, इजराइल के रक्षा बलों के जो प्रवक्ता डेनियल जो हैंगरी है, इन्होंने ये कहा कि ईरान का जो हमला है उसकी एक गंभीर और खतरनाक गलती है, चूक है।
उसे इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। और हम इजराइल सरकार के निर्देशानुसार अब हम अपने हिसाब से ईरान को जवाब देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल तो उन्नत लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमले की योजना भी बना चुका है, पूरी तरह से प्लान तैयार है। और अब ये देखना है कि चूंकि इजराइल का जो मेन टारगेट है वो ईरान है, लेकिन ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए कुछ खास कह सकते हैं कि टारगेट है इजराइल के। अगर उन टारगेट की बात करें तो इजराइल पूरी तरह से ईरान की जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे समाप्त करना चाह रहा है। जिसमें अगर हम बात करें तो ईरान का जो तेल और परमाणु जो कार्यक्रम है, इस पर अटैक करने जा रहा है इजराइल। यही नहीं, वहाँ के जो पावर प्लांट है, जो तेल संयंत्र है, ऊर्जा से जुड़ी हुई जो भी प्लेसेस हैं, या वहाँ पर इस तरह का जो भी प्रबंधन है, या फिर ईरान की जो इकोनॉमी है, इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्लान बना चुका है इजराइल। इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर इसको इजराइल एग्जीक्यूट करता है तो ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, वहाँ की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यही नहीं, ये भी सुनने में आ रहा है कि मोसाद, जिसने हमास नेता इस्माइल हानिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, उनके ऊपर एक एयर कह सकते हैं कि अटैक किया था और उसमें वो मारे गए थे, ठीक ऐसे ही कहा जा रहा है कि अब जो मोसाद है, जो इजराइल की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, वो इस तरह का प्लान कर रही है कि ईरान के जो शीर्ष नेता है उन्हें भी समाप्त कर दिया जाए। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि अब तो या तो ईरान रहेगा या फिर इजराइल रहेगा। यानी देख सकते हैं कि अब इजराइल ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि या तो अब हम रहेंगे या फिर ईरान रहेगा, और इसके लिए उसने पूरा एक फुल प्रूफ प्लान भी बना लिया है। यही जो चेतावनी है ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा सा वर्तमान स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इजराइल के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने एक बयान जारी कर देश के हवाई क्षेत्र को बंद करने की घोषणा की थी, जिसमें आने वाली जो भी उड़ानें हैं उनको एक दूसरे से कह सकते हैं कि दूसरे देशों में भेजा जाना था। यही नहीं, सुरक्षा चिंताओं के कारण जो यहाँ पर मौजूद जो नज़दीकी देश हैं, जॉर्डन है, इराक है, या इनके जो पड़ोसी देश हैं, इन्होंने भी अपने यहाँ अस्थायी तौर पे जो उड़ानें हैं उनको अस्थायी तौर पे बंद कर दिया था और हवाई यातायात को निलंबित करने की घोषणा कर दी थी। अगर बात करें रक्षा मंत्री गैलेंट की, तो इन्होंने ये कहा है कि ईरान ने यह सबक नहीं सीखा है कि जो लोग इजराइल पर हमला करते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल के जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए जो राजनयिक हैं, उन्हों के द्वारा बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि इस ईरान के घटनाक्रम का विरोध किया जा रहा है। इजराइल के जो विपक्षी नेता यार लैपिड है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जो प्रतिक्रिया होगी वो कठोर होनी चाहिए, अति कठोर होनी चाहिए। और इससे ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के साथ उसके जो सहयोगी हैं, यमन है, सीरिया है, लेबनान है और जो गाजा है, इनको भी खास तौर पे मैसेज मिलना चाहिए कि वो कहीं से भी इजराइल से टकराए ना। ऐसा कह सकते हैं कि इजराइल के जो उच्च अधिकारी हैं, जो वहाँ के बड़े राजनेता हैं, उनका ये कहना है। और ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करने की अब ज़रूरत है, ऐसा इजराइल कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है वो बड़ा ही दयनीय है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया है। तो देखिए, ईरान ने इजराइल पर ताजे हमले को हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई कार्रवाई का बदला बताया। जब से ईरान के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया आई है, ये कह सकते हैं असंवेदनशील है। ये यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उसे और गंभीर बना सकती है, ऐसा जो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है। और बेरूत में जो हिजबुल्लाह के सरगना नसरल्लाह है, इनको हाल ही में मारा गया था। और इससे पहले ईरान की राजधानी तेहरान में जो हमास प्रमुख इस्माइल हानिया है, उनको मार गिराया था इजराइल ने, क्योंकि वहाँ पर ईरान के कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ पर ईरान की राजधानी तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया आए हुए थे। और जहाँ पर वो रुके हुए थे उनके ऊपर ही क्या है कि जो इजराइल की एजेंसी मोसाद है उसने एयर अटैक कर दिया और उसमें वो मारे गए। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उसकी प्रतिक्रिया ईरान ने दी है।
अब देखिए, इजराइल ईरान के अंदर तेल उत्पादन सुविधाओं और अन्य जो रणनीतिक स्थल हैं, खासतौर पे जो परमाणु स्थल है, जो वहाँ के इकोनॉमिक जो प्लेसेस हैं, उनको पूरी तरह से निशाना बनाने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने इजरायली नेताओं की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट भी जारी की है, जिसमें सबसे टॉप पे नेतन्याहू है। और इसी कारण से ये स्थितियां अब बन रही हैं कि अब महाजंग होने वाला है, क्योंकि दो बड़े जो इस तरह के देश हैं, जो एक तरह से क्या है कि एक दूसरे के आमने सामने हैं, कोई भी रुकने वाला नहीं है। इससे यही दिख रहा है कि अब आने वाले समय में एक तरह से विश्व युद्ध की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस तरह की जो घटनाक्रम हो रहे हैं, एक तरफ से जहां ईरान के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है, दूसरी तरफ इजराइल के द्वारा कहें तो इस पर रिस्पॉन्स किया जा रहा है, प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, इसके क्या हो रहा है कि वैश्विक जो स्थितियां हैं, जो दुनिया के अन्य देश हैं, वो क्यों परेशान है। तो देखिए, सैन्य जो विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि इस बार इजराइल ईरान पर बड़ा जवाबी हमला कर सकता है, जो सामान्य हमला नहीं होगा। और एक इजरायली अधिकारी ने तो ये बताया कि हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान पर जो हमला किया जाए वो किस तरह से किया जाए, मगर हमला पूरी ताकत से किया जाएगा। ये एक इजरायली अधिकारी का कहना है। इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि इजराइल एक तरह से पूरी तरह से ईरान को समाप्त करने पर तुला हुआ है, क्योंकि यहां पर देखें तो मजबूत देशों में ईरान है, जो लगातार क्या है कि इजराइल के ऊपर दबाव बनाते रहा है। इसी कारण से क्या है कि इजराइल इसे अब निपटाना चाह रहा है। इजराइल के सभी मंत्रियों ने भी कहा है कि हमला ऐसा हो कि ईरान अपने हमले पर खेद जताने पर मजबूर हो जाए, और ऐसी स्थिति में ईरान ने भी पलटवार करने की बात कही। अगर ऐसा होता है तो युद्ध का बड़े पैमाने पर फैलना तो निश्चित है। यही नहीं, पहली बार दोनों देश युद्ध के इतने करीब होंगे, और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम होगा कि दुनिया के जो अन्य देश हैं वो कहीं न कहीं इन दोनों देशों के पक्ष में खड़ा होंगे, और फिर जो स्थिति होगी, फिर वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी कारण से दुनिया के जो देश हैं वो परेशान हैं। अब इस घटनाक्रम पर वैश्विक प्रतिक्रिया की चर्चा कर लेते हैं। उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो अमेरिका का आता है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले के समर्थन में नहीं है, मगर हमले से पहले इजराइल अमेरिका को अपने विश्वास में लेना चाहता है। ये नहीं, बाइडेन ने कहा कि इजराइल ईरान में क्या करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बाइडेन ने ईरान पर और प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है, और अमेरिका मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। यही नहीं, उसने अपनी वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट पर रखा है, और G7 देशों के साथ भी अमेरिका ने चर्चा की है कि ऐसे में आपात स्थिति में अमेरिका और उसके सहयोगी जो हैं वो इजराइल को सैन्य मदद देने की तैयारी में जुट जाए, ऐसा अमेरिका का कहना है। और यही जो स्टेटमेंट है जो बाइडेन का, ये चिंता पैदा कर रहा है आने वाले भविष्य को लेकर, क्योंकि इसमें क्या है कि जो अमेरिका है उसके जो सहयोगी हैं, अगर वो इजराइल के सपोर्ट में खड़ा होते हैं और इजराइल अगर ईरान पर अटैक करता है, तो समझिए कि एक तरह से बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल हो सकता है पूरे विश्व का। अब इसमें थोड़ा सा जॉर्डन और इराक की बात करें तो समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कारणों से जॉर्डन और इराक ने भी अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। सभी जो उड़ानें हैं वो अगले आदेश तक निलंबित हैं। इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में रहने वाले भारतीय सतर्क रहें। मंत्रालय ने लोगों को ईरान की यात्रा न करने की भी सलाह जारी की है। वहीं तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है कि भारतीय जो नागरिक हैं वो क्या है कि वहां के दूतावास के संपर्क में रहें, कि यदि स्थिति कहीं से भी अगर ठीक नहीं होती है तो उन्हें जल्दी से भारत वापस बुला लिया जाए। चलिए, चूंकि पूरा जो घटनाक्रम है वो इजराइल से जुड़ा हुआ, तो थोड़ा सा इजराइल के बारे में भी देख लेते हैं, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो देखिए, अगर विश्व मानचित्र पर आएंगे और यहाँ पर अगर आएंगे तो भूमध्य सागर के अगर पूरब में आएंगे तो यहीं पर आपको इजराइल देखने को मिलेगा। तो ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन से देश हैं जिनसे ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम में आएंगे, ये इजराइल का क्या है, आपका बड़ा सा मैप है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसके दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा, और दक्षिण पूरब में आएंगे तो जॉर्डन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर उत्तर में आएंगे तो लेबनान, और फिर
अगर उत्तर पूर्व में आएंगे तो सीरिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इजराइल से साझा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फिलिस्तीन है, जिसके साथ अक्सर इजराइल के विवाद देखने को मिलते हैं, उससे भी क्या होती है, इसकी सीमाएं साझा होती हैं। अगर यहाँ महत्वपूर्ण जो जलीय स्रोत है, या कह सकते हैं जो यहाँ पर जल कह सकते हैं खंड है, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए इसके पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, नीचे आएंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगा, पूरब में आएंगे तो यहाँ पर डेड सी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि ये यहाँ की महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितियाँ हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इजराइल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे ये डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया। यहाँ पर एक दो चीज़ें और महत्वपूर्ण है, जैसे जो यरूशलेम है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर ईसाई, यहूदी और मुसलमान पवित्र शहर के रूप में इसे देखते हैं। और मध्य इजराइल में स्थित तेल अवीव देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी केंद्र है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो न्यूज आ रही है कि अब एक तरह से इजराइल ने महाजंग का ऐलान कर दिया है, ये पूरा मामला है क्या, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।